वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी जियोग्राफी में इंडियन और वर्ल्ड लिस्टिंग की, और लिस्टिंग में आज जो हम टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, हरित क्रांति। बेसिकली आज की इस क्लास में हम हरित क्रांति और उसके जो प्रभाव हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो देखो, प्रभावों को समझने से पहले हम जरा समझते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या, हरित क्रांति क्या चीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं हरित क्रांति क्या है। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं आरओ या बीओ की या पीसीएस की तो आज ही इस चैनल को फॉलो कर लीजिए साथियों। यहाँ पर आपको पूरी जीएस फ्री में कवर करवाई जा रही है सीएस के द्वारा। इतना शानदार स्टडी मटेरियल है जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, वो भी फ्री में। तो आज ही हमको फॉलो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले यहाँ पर बात होगी साथियों हरित क्रांति की। ठीक है, लिख देता हूँ हरित क्रांति। चलिए, लेख पे मत जाना, लेख मेरा बहुत शानदार है, किसी दिन आपको अपने नोट्स दिखाऊंगा। ये थोड़ा अब मोबाइल पे लिखना पड़ रहा है तो इसी वजह से। देखो हरित क्रांति क्या है बेसिकली समझ लेते हैं। हरित क्रांति की स्टार्टिंग हुई है 1969 में। और बेसिकली हरित क्रांति है क्या, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन। अब क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन? देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ था साथियों, उस समय ऐसा नहीं है कि हमारे पास उपजाऊ ज़मीन नहीं थी या हम उत्पादन नहीं कर पा रहे थे। उपजाऊ ज़मीन थी, लेकिन उस उपजाऊ ज़मीन से जितना प्रोडक्शन होना चाहिए था उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। इस वजह से इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए देश में एक स्थिति ऐसी आई 1965 या 1966 के आसपास, जब देश में अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। और जब सूखे की स्थिति आ गई साथियों तो कंडीशन ये हो गई कि उपजाऊ ज़मीन होने के बावजूद भी हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं थी। अब जब खाने के लिए रोटी नहीं है तो फिर इंसान क्या ही काम करेगा। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत में खेती को लेकर, कृषि को लेकर कुछ नए एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत महसूस हुई। और उस समय में ये काम सौंपा गया भारत के कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन को। तो देखो एम.एस. स्वामीनाथन कौन है भैया? एम.एस. स्वामीनाथन है भारत में हरित क्रांति के जनक। अच्छा, एम.एस. स्वामीनाथन ने किसको फॉलो किया? एम.एस. स्वामीनाथन ने फॉलो किया नॉर्मन ई बोरलॉग को। नॉर्मन ई बोरलॉग कौन है? विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक मैक्सिको के वैज्ञानिक थे नॉर्मन ई बोरलॉग। और नॉर्मन ई बोरलॉग के सहयोग में काम करके स्वामीनाथन ने क्या किया, भारत में गेहूं के कुछ ऐसे पौधे तैयार किए, कुछ ऐसी किस्में तैयार की। बेसिकली ये हाइब्रिड पौधे थे, संकर पौधे थे, छोटे पौधे थे जो कि कम पानी में भी अच्छी उपज देते थे। दूसरा, बीमार कम पड़ते थे। और तीसरा, इनका जो प्रोडक्शन रेशियो था बहुत हाई था। इसी चीज़ को भारत में लागू किया गया और ये बहुत ही सफल तरीके से भारत में लागू रही। हरित क्रांति की अगर हम बात करें तो हरित क्रांति का जो सर्वाधिक प्रभाव है साथियों, हरित क्रांति का सर्वाधिक जो प्रभाव रहा वो रहा गेहूं पर। ध्यान रखना, गेहूं और चावल पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला। मोटे अनाज जो होते हैं, ज्वार है, बाजरा है, इन पर इसका प्रभाव उतना अच्छा नहीं रहा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। दूसरा, अगर हम राज्यों में देखें कि कहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा, तो इसका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो है पंजाब, हरियाणा और यूपी में भी। जो हमारा वाला यूपी है, वेस्ट यूपी, वहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला। ईस्ट यूपी में कुछ खास प्रभाव देखने को नहीं मिला। बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में भी इसका कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिला। तो ये हरित क्रांति जो है बेसिकली उत्तर भारत में ही सीमित रही। लेकिन चूँकि उत्तर भारत में इतना ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन थी कि इसी समय पर पंजाब, हरियाणा, यूपी ये ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया हो गए। खासकर पंजाब की हम बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन अच्छा हो गया और उसका परिणाम ये रहा कि इन क्षेत्रों में आज भी बड़े पैमाने पे अनाज उपजाया जा रहा है। लेकिन साथियों इसके कुछ ड्रॉबैक भी हुए। ड्रॉबैक ये हुए कि जैसे बड़े पैमाने पे केमिकल और फर्टिलाइज़र यूज़ करने की वजह से यहाँ की ज़मीन का जो उपजाऊपन है धीरे धीरे कम हो रहा है और जो प्रदूषण है उसका भी स्तर बढ़ रहा है। तो ये तो बात हुई हरित क्रांति की। ठीक है, अब जरा जो इसके किसानों पर प्रभाव है उसकी हम चर्चा करेंगे कि किसानों पर इसके क्या प्रभाव पड़े। चलिए देखते हैं। किसानों पर अगर हम इसके प्रभाव देखें तो आप यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे दो हिस्सों में बांट करके जो बड़े किसान हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा और जो छोटे किसान हैं, जो सीमांत किसान हैं, जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, उन पर क्या प्रभाव पड़ा। देखो,
बड़े किसानों की अगर हम बात करें तो उन्होंने उच्च उत्पादक फसल किस्मों को तेजी से अपना लिया क्योंकि उनके पास पैसा था, जबकि छोटे किसानों ने उच्च उत्पादक फसल को धीरे धीरे अपनाया क्योंकि उनका पैसा नहीं था। वही ऑब्वियस बात है, अच्छे बीज खरीदने में पैसा खर्चा होता है, चीज़ें लगती हैं, फर्टिलाइज़र लाना पड़ेगा तो दुनिया भर की चीज़ें, उसमें पैसा लगता है। ठीक है। दूसरा, चूंकि इन लोगों ने जल्दी से उन चीज़ों को अपना लिया तो इनकी कृषि उत्पादकता और उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई। इन लोगों ने धीरे धीरे अपनाया तो ऑब्वियस बात है उनका जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे बढ़ा। इन लोगों ने जल्दी अपना लिया इसलिए इनका खाद्य, पोषण, आवास, शिक्षा, सफाई तथा स्वास्थ्य में सुधार हो गया। सुधार कैसे हो गया? क्योंकि अच्छी फसल हुई तो पैसे बढ़िया मिले और पैसे से ही सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है ना। इन लोगों की बात करें तो इनका उतना स्वास्थ्य में बेहतर सुधार नहीं हुआ जितना बड़े किसानों का हुआ। दूसरा, बड़े किसानों ने चूंकि हरित क्रांति को जल्दी अपना लिया इसलिए इनकी अचल संपत्ति में वृद्धि हुई। अचल संपत्ति मतलब जमीनें खरीद ली, खेत खरीद लिए बड़े बड़े, है ना। क्योंकि इनके पास तो पहले से ही पैसे नहीं है, और दूसरा हरित क्रांति में जो चीज़ें आ रही हैं उनको खरीदने के लिए ही इन्होंने क्या किया, अपनी और छोटी मोटी संपत्तियों को बेच दिया तो संपत्ति कम और हो गई। दूसरा, बेहतर जीवन स्तर हो गया इनका, मतलब ऑब्वियस बात है, लेकिन इनके जीवन स्तर में ऐसा कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिला। ठीक है। इनकी प्रत्याशित आयु बढ़ गई, यानी जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ गई, इनके में कोई खास बदलाव नहीं आया। ये लोग धनी हो गए पैसे की वजह से, ऑब्वियस बात है, अधिक फसल हुई तो पैसा मिला। इनकी गरीबी और बढ़ गई क्योंकि इन्होंने उस चीज़ को अपनाया नहीं, तो इनकी जो फसलें हैं वो महंगी हो गई, या फिर हम कह सकते हैं कि उनको उतना प्रोडक्शन ये लोग नहीं कर पाए जितना करना चाहिए था। ग्रामीण समाज का ध्रुवीकरण हो गया, यानी ध्रुवीकरण से मतलब है कि पैसे वाले लोग जो है अलग हो गए समाज से और छोटे लोगों का शोषण हुआ वहाँ पे, और एक तरफ गरीब किसान हो गए तो एक तरफ पैसे वाले, एक तरफ अमीर, तो यही होता है ध्रुवीकरण। ठीक है। सामाजिक तनाव में बढ़ोतरी हुई, और सामाजिक तनाव में बढ़ोतरी हुई मतलब यही वाला पॉइंट है ऊपर वाला ही, कि अमीरी बढ़ती गई, गरीबी बढ़ती गई, तो अमीर एक तरफ, गरीब एक तरफ, अमीरी और गरीबी की खाई आपस में काफ़ी गहरी हो गई। तो ये था इसका प्रभाव हरित क्रांति का किसानों के ऊपर। मिलते हैं साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा हरित क्रांति और उसके प्रभाव। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।